हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की टॉपिक फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये जो है एक्सपेरिमेंट माइकलसन और मोरले ने किया था, इसीलिए इसका नाम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट रखा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था या इसकी क्या ज़रूरत थी, और एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात भी है। तो पहले ये देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था। तो देखो, जो हाइगन साइंटिस्ट था उसने क्या बताया था कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, यानी कि लाइट की जैसे पार्टिकल की ड्यूअल नेचर है, वैसे इसने लाइट की बताई थी कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। जब हाइगन ने अपनी थ्योरी दी थी तब ये नहीं पता था कि जो वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तब इतना नहीं पता था, यानी कि मीडियम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम में बस ये पता था कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है और जितनी भी वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तब हाइगन ने ये बताया था। और मीडियम जो लिया था वो लिया था ईथर। ये मीडियम लिया था। ये क्या, वो मीडियम है। जैसे कोई भी जैसे साउंड वेव ट्रैवल कर रही है तो वो एटमॉस्फेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो वो उस एटमॉस्फेयर यानी कि उस मीडियम से आ रही है। वैसे ही जब हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी थी, हाइगन ने जब अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उसने कहा था कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, तो उसने वो मीडियम माना था, इमेजिनरी मीडियम माना था ईथर। और इस ईथर की जो ये मीडियम था इसके बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था उसने। तो उस मीडियम को एक्सप्लेन करने के लिए ही माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना। क्यों किया था कि जो लाइट को ट्रैवल करने के लिए जिस मीडियम का हाइगन ने कहा था कि ईथर कोई एक मीडियम है वो चाहिए होता है, जिसको वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था इस ईथर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। हाँ, अभी तो पता है कि ये जो वेव्स हैं उनको कुछ स्पेसिफिक वेव्स ऐसी भी हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तब तक नहीं पता था, इसीलिए उसने इमेजिनरी मीडियम ईथर माना था। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का मेन रीज़न ही यही था कि ये जो इमेजिनरी मीडियम लिया गया है, जो काल्पनिक माध्यम ईथर लिया गया है, उसको एक्सप्लेन करना कि ईथर क्या है। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइकलसन मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, यानी कि इसका जो मेन पर्पस था ये वही नहीं कर पाया था। इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो फेल हो गया था। फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसका रीज़न क्या है कि इससे जो रिजल्ट आए थे उसी के बेस पे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो आइंस्टाइन के फेमस होने का एक रीज़न भी ये मान सकते हैं कि आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी वो इसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद दी थी। तो इसके कारण ही इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो गया। तो अभी देखते हैं कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है क्या। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्या है, माइकलसन मोरले ने एक अपना इंटरफेरोमीटर, एक व्यतिकरण वाला उसने क्या लिया था, एक अपना व्यतिकरण मापी एक अपैरेटस लिया था। तो वो अपैरेटस है क्या वो देखते हैं। उससे पहले बात, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे माइकलसन मोरले ने कैसे किया था। इसको करने के लिए उसने यूं मान लिया कि ये कोई सन है। ठीक है। कोई तो क्या, एक ही सन है, और ये जो है अपने ऑर्बिट के अंदर अर्थ जो है वो क्या, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, घूर्णन गति करती है। और एक साल के अंदर क्या है वो अपना एक रोटेशन अपना पूरा कर देती है। तो देखो क्या हुआ, ये जो अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर उसने अपना ये जो माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि जो इंटरफेरोमीटर वाला जो इसका व्यतिकरण मापी उपकरण था वो तो इस अर्थ के ऊपर था। हम वैसे भी जितना भी अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ी है फर्स्ट यूनिट में, तो वो रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के रिस्पेक्ट लेते हैं। तो उसने भी अपना एक्सपेरिमेंट अर्थ पे किया है। ठीक है। फिर इसको पढ़ने के लिए आपको एक चीज पता आनी चाहिए, बेसिक सी चीज। वो क्या है कि मान लो कि ये कोई एक सोर्स है। वो एक बार आपको फिर से बताती हूँ। मान लो कि ये कोई एक सोर्स है
इससे लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएंगी, चारों दिशाओं में। और यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जर्वर ओ है, ठीक है, और मान लिया कि ये जो वेव्स निकल रही हैं ये मान लो 200 की, मान लो 200 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड है। हर डायरेक्शन में इसकी स्पीड तो सेम ही होगी, मैंने सिर्फ दो ही डायरेक्शन में दिखाई है, जबकि ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में इस सोर्स से वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रेस्ट पे हैं, जब दोनों रेस्ट पे हैं तब तो ऑब्जर्वर को इन वेव्स की वेलोसिटी जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड ही लगेगी कि एक सेकेंड के अंदर ये वेव यहाँ पर पहुंच गई, इस डायरेक्शन में यहाँ, ऊपर वाली डायरेक्शन में भी वहाँ, मतलब एक सेकेंड में ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये 200 मीटर डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अब मान लिया कि ऑब्जर्वर ओ जो है वो खुद, चलो 50 मान लो, वो खुद क्या है 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो शो करा है। तो क्या होगा, एक सेकेंड के बाद देखो, अभी तो सोर्स से जो ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी वो यहाँ पर जा रही है, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड से, और इधर वाली भी इधर जा रही है, ये वेव है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, एक सेकंड के बाद ऑब्जर्वर खुद जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मान लिया कि ऑब्जर्वर खुद जो है वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्वर ने 50 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो अभी ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इस सोर्स से जो इस डायरेक्शन में वेव निकली है वो तो एक सेकंड में यहाँ तक गई, यानी कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 200 माइनस 50, यानी कि 150 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो मतलब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो वेव जो है वो इस साइड मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी तो 150 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है तो क्या 50 प्लस 200, यानी कि उसको क्या लगेगा 250 मीटर पर सेकंड है इधर वाली डायरेक्शन में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है। वास्तव में तो ऐसा नहीं है ना, यानी कि एक डायरेक्शन में तो मैंने मान लिया कि लाइट ले रही हूँ, लाइट की वेलोसिटी तो c है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मैंने मान ली v, तो एक डायरेक्शन में तो वेलोसिटी c प्लस v आ रही है, दूसरे डायरेक्शन में उसका अपोजिट c माइनस v आ रही है। वैसे ही अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर c माइनस v हो जाएगा और इधर c प्लस v हो जाएगा। और जो माइकलसन मोरले था उसने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया था। देखो c प्लस v, लाइट की वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v कितना, v को हम कितना भी ले ले मैक्सिमम लाइट की वेलोसिटी के जितना तो नहीं ले सकते ना। अगर मान लो कि ये जो ऑब्जर्वर था ये खुद ही 0.0005 मीटर पर सेकेंड से मूव करता तो ये 200 के कंपैरेटिव में नेग्लिजिबल हो जाता। अगर 200 की तुलना में ये है ही नगण्य है तो क्या c प्लस वी और c माइनस वी करने का कोई मतलब बनता, नहीं बनता। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा जो अपैरेटस पे हम जो कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी की तुलना में कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर उसके कंपैरेटिव कुछ होगी तभी तो, अगर नेग्लिजिबल होगी तो c प्लस वी c माइनस वी का मतलब ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट जितनी c है उतनी ही आ जाएगी, यानी कि v की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए उसने ये एक्सपेरिमेंट दो प्लैनेट्स के बेस पे किया, एक अर्थ और एक सन, क्योंकि अर्थ की जो होती है वो होती है वेलोसिटी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये 10⁸ है, ये 4 है, इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ इतनी इसके कंपैरिजन में थोड़ी तो है ना, इसीलिए इसको अर्थ पे किया गया था और किसी दूसरे प्लैनेट से इसे देखा गया था। यानी कि इसे इस तरीके से करने का रीजन ही ये लिया गया था। एक बार मैं फिर से ये चीज़ बता देती हूँ आपको कि कोई सोर्स है उससे लाइट वेव्स निकल रही हैं, ये वेव की मैंने मान ली स्पीड जो है वो 200 है, ये हर डायरेक्शन में निकलेगी, मैंने दो ही डायरेक्शन दिखाई है। पहले केस में जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो उसे क्या लग रहा है कि चाहे साउंड वेव इधर आ रही है चाहे इधर आ रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 200 ही है। फिर दूसरे केस में मैंने ले लिया कि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से 50 मीटर पर सेकेंड से, जब 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो एक सेकेंड में ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, तब वो देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये वाली वेव इसके रिस्पेक्ट में तो 150 चली है और उधर वाली 250 चल गई। इसका मतलब वेलोसिटी एक साइड तो प्लस हो गई और दूसरे साइड माइनस हो गई। माइनस कहाँ हुई, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। वैसे ही अगर मैं मान लूँ कि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इधर c माइनस वी हो जाएगा और इधर c प्लस वी हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को माइकलसन मोरले ने यूज किया था। अब c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट,
वो क्या है 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड, और v जो है वो हमने अर्थ की वेलोसिटी ली थी कि अर्थ क्या रोटेट करता है। अब मैंने क्या बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न क्या था कि जो हाइगन ने मीडियम माना था ईथर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही माइकलसन मोर्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इसने क्या माना था कि अर्थ के ऊपर तो उसने अपना अपैरेटस रखा हुआ है, माइकलसन मोर्ले ने अपना व्यतिकरण मापी उपकरण रखा हुआ है जिससे वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये मैंने मान लिया सर अर्थ क्या रोटेट कर रही है। उसने क्या मान लिया कि ये जो स्पेस है ये पूरा, इसके अंदर क्या है ईथर भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है ईथर भरा हुआ है, और ईथर भी कैसा भरा हुआ है जो कि रेस्ट में है, यानी कि ईथर जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेबल है। इसी ईथर को वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि माइकलसन मोर्ले ने अपना एक्सपेरिमेंट क्यों दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न क्या था, वो ये था। तो अभी अपने करते हैं माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ये जो था ये देखो 3 महीने के बाद अर्थ यहाँ पर आ जाएगी, 6 मंथ्स में यहाँ पर आ जाएगी, 9 मंथ में यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि अर्थ इसको क्या उसने अलग अलग पोजीशन पे किया, कभी यहाँ यहाँ। तो 1 साल के अंदर उसने जितनी पॉसिबल पोजीशंस बनती थी उन सब पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके फेल होने का रीज़न मैं आपको जब अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बताती हूँ। तो देखो इसका एक्सपेरिमेंट में जिसने अपैरेटस लिया था वो कैसा था। उसने मान लिया कि ये कोई एक सोर्स है जिससे लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। मान लिया कि यूं लाइट वेव्स आ रही है। आगे उसने कोई एक लेंस रख दिया, ये क्या है लेंस है। इस लेंस से क्या है वेव्स जो है यूं जा रही है, और जो इसके एक्सेस के अलोंग थी सिर्फ उसी वेव पे ले लिया। और ये जो अर्थ की मैंने मान ली थी कि वेलोसिटी जो है v है, अगर अर्थ की वेलोसिटी v है तो उसके ऊपर का जो अपैरेटस है उसकी वेलोसिटी भी v होगी। कैसे होगी, अगर आप कहीं जा रहे हो बाय बाइक, मतलब बाइक से जा रहे हो, बाइक जो है मान लो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आपकी स्पीड भी तो उतनी ही हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने इसकी वेलोसिटी v ले ली। ठीक है, फिर देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक प्लेट रख दी, 45 डिग्री एंगल पर एक प्लेट रखी। ये प्लेट भी कैसी थी, इसकी भी एक प्रॉपर्टी है। हाँ, ये एक प्लेट P है। ये प्लेट कैसे रखी है, इसको प्लेट P, चलो प्लेट का नाम मत दो कोई भी P, क्योंकि इस पे अपने P पॉइंट मानेंगे। तो इस प्लेट P के ऊपर या प्लेट के ऊपर क्या है, ये प्लेट कैसी है, पार्शियली सिल्वर पॉलिश्ड है। पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से सिल्वर पॉलिश की गई है। आपको पता होगा, आपने मिरर वगैरह में पढ़ा होगा कि सिल्वर पॉलिश करने से रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जैसे ही जिस डायरेक्शन में पॉलिश की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफ्लेक्शन कराने पर, ये देखो ये लाइट वेव क्या रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्शन कराने के लिए सिल्वर पॉलिश की गई है। लेकिन पार्शियली करने का रीज़न क्या था कि लाइट जो है कुछ पार्ट तो उसका परावर्तित हो और कुछ पार्ट क्या पारगमित हो। ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखा दिया है मैंने इसको। आप प्लेट को बिल्कुल ही पतली होगी, इतना कम होता है कि शो भी नहीं होएगा, ऑलमोस्ट सीधी लाइन ही दिखाई देगी। अगर आप इसको सीधा दिखा दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं इसको एक बार सीधा ही दिखा देती हूँ क्योंकि इसकी विड्थ कम ली जाती है। मैंने सीधा दिखा दिया लेकिन एक्चुअल में यूं बैंड होगी, लेकिन इसकी ये जो मोटाई है, थिकनेस है, वो बहुत कम होने के कारण ये इतना बैंड दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने शो नहीं किया, वैसे बैंड होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या मिरर लगे हुए हैं, एक मिरर है M1 और दूसरा मिरर है M2। यहाँ पर मिरर लगा रखा है, M2
पॉलिश मिरर है। कैसी प्लेट ली है? पार्शली सिल्वर पॉलिश ली है, यानी कि आधे पे उस पे सिल्वर पॉलिश की हुई है, आधे पे नहीं। उसका रीजन क्या था कि इस तरीके से रिफ्लेक्शन भी हो, परावर्तन भी हो और ट्रांसमिशन भी हो। अब जैसे ही वो परावर्तित हुई तो वो मिरर से टकरा करके वापस यहीं आ गई, और वैसे ही वो इससे टकरा करके फिर से क्या है, मिरर से टकरा करके यहाँ आ गई, और इस प्लेट के अंदर क्या हो गया उसका, यहाँ पे इस पॉइंट P पे दोनों वेव्स, चाहे वो रिफ्लेक्ट होकर आई है चाहे ट्रांसमिटेड वेव से रिफ्लेक्ट होकर आई है, दो वेव्स यहाँ पर मिल गई। अब जैसे ही तरंगे मिलती हैं, आपस में अध्यारोपित होती हैं, तो क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, यानी कि क्या हो जाता है, व्यतिकरण, फ्रिंजें बन जाती हैं इस पॉइंट P पर। अब फ्रिंजें बनती हैं तो उसको अपने क्या कर देते हैं, टेलीस्कोप T से देख लेते हैं। तो ये क्या है, टेलीस्कोप है। ये तो हो गया नॉर्मल कि एक सोर्स लिया जिस जो v वेलोसिटी से ये पूरा का पूरा अपैरेटस आगे की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि हमने क्या इसको अर्थ पे रखा है और अर्थ की वेलोसिटी मैंने v ली है, तो उसके ऊपर का जो अपैरेटस है वो भी उसी वेलोसिटी से मूव होता ही होगा, तो मैंने उसको क्या इस v वेलोसिटी से आगे मूव होता हुआ दिखाई दे दिया। ये तो मैंने दो मिरर्स ले लिए M1 M2। ये कैसे लिए हैं, ये दोनों मिरर क्या है, L डिस्टेंस से हैं, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस क्या L है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करके सेम टाइम पे वो यहाँ आकर के आपस में मीट करेंगी। जैसे ही वेव्स आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, व्यतिकरण, फ्रिंजें बनेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा, जिसको टेलीस्कोप T से देख लेंगे। अब क्या हुआ, अब ये तो हुआ अर्थ पे, यानी कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट जो हो रहा है, पृथ्वी को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट जो हुआ है वो वाली चीज थी। अब देखो क्या होता है, एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि ये कोई एक मान लो कि कोई एक कार है, कार के अंदर कोई पर्सन बैठा है, कार मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, उसके हाथ में कोई एक टॉर्च है और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है कार में, ठीक है। तो इस टॉर्च से लाइट आई, वो लाइट के इसके ऊपर स्ट्राइक करी और वापस यूं आ जाएगी। अब कोई बाहर से बैठा है, बाहर से कोई कार को देख रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है वो कार को देख रहा है, उसको क्या लगेगा कि ये जो मिरर है ये भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और ये जो पर्सन है जिसके हाथ में टॉर्च है वो टॉर्च भी इसी स्पीड से चल रही है। तो किसी टाइम पे टी टाइम पे उसको क्या लगेगा कि ये मिरर यहाँ से आगे पहुंच चुके हैं, किसी टाइम के बाद, मान लो 3-4 सेकंड के बाद, तो उसको क्या लगेगा कि मिरर इस पोजीशन पर ना होकर के अब इस पोजीशन पर चला गया। सिमिलरली पर्सन भी गया और मिरर भी गया, तो किसी दूसरे बाहर से, यानी कि जो पर्सन बैठा है उसको क्या लगता है ये लाइट यूं ना जाकर के इस तरीके से आई है, यूं रिफ्लेक्ट हुई है। अब ये तो मैंने कहा पर्सन का, हम ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लैनेट से देख रहे हैं। तो किसी दूसरे प्लैनेट से, यानी कि मान लो कोई सन, स्टार, जुपिटर, कहीं से भी वो इस अर्थ पे हो रहे जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है उसको देखेगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो लाइट मैंने सोर्स एस से जो लाइट दी थी, मैंने यूं किया कि इस सोर्स एस से यहाँ से ये जो लाइट आई वो इस पी से जाकर के यूं मिरर M1 पर गई, तो उसको क्या लगेगा ये लाइट यूं ना जाकर के इस तरीके की गई है, और मिरर भी क्या इसी v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव हुआ, तो उसको इस तरीके से दिखाई देगा जब वो किसी दूसरे प्लैनेट से देखेगा। मतलब अब उसे कैसा लग रहा है, अब उसको कैसा लगेगा कि ये जो मिरर M1 है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ इस मिरर को, कि ये मिरर M1 यहाँ से इस पोजीशन पर आ गया M1 डैश पर, वैसे ही ये वाला मिरर उसको क्या लगेगा कि यहाँ से इस पोजीशन पर आ गया M2 डैश पर। तो क्या लगेगा कि ये लाइट यूं ना जाकर के यूं गई है, तो यार लाइट जैसे मिरर से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड जो परावर्तित थी वो परावर्तित हुई किरण और यहाँ पर आ गई। वैसे ही ये तो सीधी चली जाएगी, सीधी गई, इससे रिफ्लेक्ट होकर के आई, यानी कि अब मान लिया कि ये किसी पॉइंट P डैश पर मिल रही है और उसको टेलीस्कोप T से देख लिया। इसमें क्या हुआ, जो माइकलसन मोर्ले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या कहा कि ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि मिरर भी इसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। लाइट की वेलोसिटी मैंने c मान ली, अगर लाइट की वेलोसिटी c है तो मैंने मान लिया कि टाइम t डैश के बाद मिरर यहाँ गया,
जैसे ये लेंथ है वैसे ही ये वाली लेंथ भी उतनी ही होगी, यानी कि ये लेंथ भी l है। और ये अपैरेटस किस वेलोसिटी से जा रहा है v, हम t डैश की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी v t डैश की। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो हो रहा है ट्रांसमिशन यानी कि पारगमन, और दूसरा क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो इन दोनों चीजों को देखेंगे। ये वाले केस में क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरण यहाँ पर गई फिर से रिफ्लेक्ट हुई, ये क्या ट्रांसमिशन को दिखा रहा है। तो मैंने ट्रांसमिशन के लिए मैं टाइम को ले लूंगी t1 और परावर्तन के लिए ले लेती हूँ टाइम t2। ये क्या है ट्रांसमिशन के लिए और ये क्या है रिफ्लेक्शन के लिए। तो देखो इसमें अभी क्या किया गया, माइकलसन मोरले ने क्या किया था कि जब एक्सपेरिमेंट वो इधर कर रहा था, मान लो लाइट वेव यूं आ रही है, ठीक है, तो क्या हुआ 3 महीने के बाद अर्थ जो है यहाँ चलेगी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट 90 डिग्री पर चलेगी। तो यहाँ पर जो रे यूं आ रही थी अब वो रे यूं हो जाएगी। जब एंगल चेंज हुआ है तो रेज भी चेंज हो गई। अगर रेज चेंज हुई है, देखो पहले लाइट जो है यूं जा रही है, अब अर्थ जो है, जो पहले तो अपैरेटस इस डायरेक्शन में पड़ा था, अब अपैरेटस इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो अर्थ मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इधर हो गई, अब अर्थ इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब अर्थ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो उसके साथ साथ कोई सन से मान लो या किसी और प्लेनेट से देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि अपैरेटस अब इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब पहले जो रे यूं जा रही थी अब वो रे इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब जो पैरेलल रेज थी वो परपेंडिकुलर हो गई और जो परपेंडिकुलर रेज थी वो क्या हो गई पैरेलल रेज हो गई। इस तरीके से ही हुआ क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, और अर्थ की पोजीशन चेंज होने से जो हम अपैरेटस रख रहे हैं इंटरफेरोमीटर का माइकलसन मोरले का, उस अपैरेटस की पोजीशन भी तो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में करने पर ये चेंजेस आई। तो जो माइकलसन मोरले था उसने क्या किया, उसने बार बार इस अपैरेटस इस प्रैक्टिकल को करा, इस एक्सपेरिमेंट को, और उसने कहा कि जो पाथ डिफरेंस आ रहा था रेज जो है पहले मान लो यूं आ रही है, एक सेकेंड को, पहले मान लो इसको ये अर्थ है, ठीक है, पहले तो मान लिया कि एक रे जो है वो इस तरीके से आ रही थी, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा। और दूसरी रे जो है जैसे इसमें दो रेज ही आ रही है, एक तो इधर से और एक इधर से, तभी वो मीट कर रही है आपस में, देखो एक तो इस डायरेक्शन में इस मिरर से आ रही है और एक इस डायरेक्शन से। तो मान लिया कि एक पोजीशन ऐसी आई थी जब इस तरीके से दो वेव्स आई, तो इन वेव्स का क्या इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। अगर वो अध्यारोपित हो रही है तो इनका आयाम जो है वो बड़ा हुआ मिलेगा, मतलब क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब अर्थ जो है यहाँ आ गई, इस पोजीशन पे आई, तो जो रेज निकल रही थी, हो सकता है कि रेज के अंदर क्या है, मान लो कि कोई एक रे तो इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन अभी दूसरी रे जब चेंजेस आए तो हो सकता है कि वो यूं शुरू हुई हो, यानी कि जो जहां पर इसका मैक्सिमम मिल रहा था वहां पे इसका मिनिमम, मतलब क्या है इन रेस के अंदर क्या एक पाथ डिफरेंस आ सकता है। माइकलसन मोरले ने क्या कहा था कि किसी भी तरीके से, चाहे यहाँ पर कर लो, चाहे इधर कर लो, चाहे यहाँ, अर्थ की पोजीशन कितनी भी चेंज हो रही है, उसने क्या कहा कि पाथ डिफरेंस जो आएगा उसके बाद भी नंबर ऑफ फ्रिंजेस में चेंज नहीं आएंगे। पाथ डिफरेंस को लेते हैं हम, पथांतर को डेल्टा एक्स लेते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, एन इंटू लैम्डा के, जहां पर एन क्या होता है फ्रिंजों की संख्या और लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। और ये डेल्टा एक्स क्या होता है पथांतर। तो ये एक इनके बीच का एक रिलेशन होता है। तो माइकलसन मोरले ने कहा था कि ये जो फ्रिंजेस की संख्या उनके अंदर चेंजेस जो है वो 0 आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या आया था वो ऑलमोस्ट 0.4 आया था।
वैसे तो एग्जैक्ट देखिए तो 0.37 वैल्यू आई थी, तो ये रीजन से भी एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। दूसरा इसका रीजन क्या था, जब हम आगे एक्सपेरिमेंट को करेंगे तब देखते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सोर्स एस से लाइट आ रही है, इस पार्शियली सिल्वर पॉलिश पी से रिफ्लेक्टेड बीम M1 पर गई, और जो ट्रांसमिटेड यानी कि पारगमित हुई थी वो M2 पर गई, फिर से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट P पे वापस में मिली, व्यतिकरण हुआ, वेव्स मिल रही है। जब तरंगे मिल रही हैं तो व्यतिकरण होगा, अध्यारोपण होगा, और टेलीस्कोप T से उसको देख लिया जो पैटर्न बना इंटरफेरेंस का। फिर कोई दूसरे प्लैनेट से देख रहा है तो उसको क्या लगता है कि ये M1 जो है अर्थ के मूव के साथ साथ M1 भी किसी t डैश टाइम के बाद आगे चला गया। तो लाइट की वेलोसिटी c थी तो c इंटू टी डैश, और ये जो अपैरेटस था उसकी v थी तो v इंटू टी डैश लिया, और ये लेंथ जो है l सेम ही रही, यानी कि ये लेंथ चेंज नहीं हुई। ये भी इसका एक गलत चीज थी, क्योंकि जो लॉरेंज है उसने आगे आपके एक टॉपिक होगा कि लॉरेंज ने दिया था कि गति की दिशा में ये जो लंबाइयां हैं वो संकुचित हो जाती हैं। ये आपका आगे टॉपिक आएगा, जब हम वो करेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि सच में जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि संकुचित घटी हुई दिखाई देती है, जबकि इसने लेंथ उतनी की उतनी रख ली थी। तो ये भी इसकी कमी है। एक कमी मैंने यहाँ पर ये बता दी, और एक कमी देखो क्या हो सकती है, सी जो है वो बहुत ज्यादा है, सी में v कुछ जोड़ सकते हो क्या, v इसके कंपैरेटिव में 30 किलोमीटर ली थी, 3 इंटू 10⁴, और वो 3 इंटू 10⁸, उसकी तुलना में तो ये अभी भी नगण्य है, यानी कि c प्लस वी और c माइनस वी ऐसी टर्म्स बना ही नहीं सकते, जबकि ये इन टर्म्स का यूज करेगा। कैसे करेगा वो आगे देखते हैं। तो मिरर L1 से स्ट्राइक करके फिर से प्रवर्तित होकर के P डैश पे आई, वैसे ही M2 भी उसको आगे की ओर दिखाई दिया, वहां से भी क्या है सिमिलरली जैसे M2 पे हुआ था वैसे M2 डैश पे हुआ, और टी टेलीस्कोप पे हमने इंटरफेरेंस का पैटर्न देख लिया। तो देखो अभी हम क्या देखते हैं, इसमें पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस के लिए हम पहले टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं। तभी तो देखो कैसे टाइम डिफरेंस से कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा सी इंटू डेल्टा टी, ये हो सकता है क्योंकि v वेलोसिटी क्या होता है x ओवर में टाइम, डिस्टेंस ओवर में टाइम, तो पाथ में डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए मैं पहले टाइम डिफरेंस निकालूंगी, वहां से पाथ डिफरेंस निकालूंगी, और पाथ डिफरेंस क्या होता है n इंटू लैम्डा, वहां से शिफ्ट जो चेंजेस आएंगे फ्रिंज में वो नोट करेंगे। तो देखो पाथ डिफरेंस क्या है, पहले हम देखते हैं पारगमित किरण के लिए। पारगमित यानी कि जो ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांसमिटेड रेज था उसके लिए हमने ट्रांसमिटेड के लिए क्या लिया था, जो पारगमित थी उसके लिए मैंने आपको कहा था टाइम लेंगे t1, और जो परावर्तन हुआ है उसके लिए लेंगे t2। तो देखो t1 क्या है, देखो जब पारगमित हुई यानी कि इस डायरेक्शन में गई, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस सोर्स से इस तरीके से वेव्स निकल रही है एस से, ये मान लो 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, जब ऑब्जर्वर इधर 50 पे जा रहा था तो इसको 150 लग रहा था, और जब इधर आ रहा था तो इसको इधर की डायरेक्शन में देखने पर इसको 250 लग रहा था, यानी कि इधर तो कुछ वेलोसिटी घट गई थी, इधर जुड़ गई थी, और मैंने बोला था माइकलसन मोरलेस कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। वैसे ही देखो यहाँ पर क्या मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक तो वेव इस साइड जा रही है यानी कि डायरेक्शन, एक तो देखो इस सोर्स से इस डायरेक्शन में जा रही है वेव, फिर से वो तरंग क्या है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जाएगी। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो c प्लस वी और c माइनस वी लेते हैं, तो मैं यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लूंगी। तो देखो क्या हुआ, लेंथ मेरे पास l है, अब टाइम क्या होता है, टाइम से टाइम और वेलोसिटी में एक रिलेशन है, v क्या होता है x ओवर में t, x की जगह मैं l ले लूंगी, t मुझे निकालना है यानी कि t कैसे हो जाएगा l ओवर में v, तो v को मैं क्या लूंगी, लाइट है प्रकाश ले रहे हैं तो एक तो वेलोसिटी c हो गई, दूसरा सोर्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी कि एक तो हो जाएगा c प्लस वी और एक क्या हो जाएगा c माइनस वी, तो ये क्या हुआ l ओवर में c प्लस वी प्लस l ओवर में c माइनस वी, यही बनेगा। इसने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो यूज कर दिया, तो यहाँ से क्या आया l कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर में c प्लस वी प्लस 1 ओवर में c माइनस वी, तो ये क्या हुआ L1 सॉरी 1 नहीं एलसीएम ही ले लेते हैं, c माइनस वी प्लस c प्लस वी, और जब एलसीएम लेंगे
तो नीचे क्या बन जाएगा c प्लस वी इंटू सी माइनस वी, यानी कि क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2lc ओवर में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बनेगा 2lc पड़ा है, यहाँ से मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, सी से सी कट जाएगा, इधर क्या बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। सिंपल किया मैंने, बस कॉमन लिया। तो यहाँ से देखो t1 क्या आ जाएगा 2l, एक c से c की स्क्वायर कटी तो यहाँ आ जाएगा c। यहाँ पे क्या बना हुआ है डिवाइड में है 1 ओवर में सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर डिवाइड में था तो मैंने इन्वर्स लगा दिया। अब आपको पता है कि v क्या है, वो मच 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 लेसर देन c है। ये है ऑब्वियस ही बात है, ऐसा केस है क्योंकि c कितना है 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड और v कितना लिया है 3 इंटू 10 रेज टू 4 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 4 गुना वो ज़्यादा है, 10,000 टाइम्स वो ज़्यादा है। तो इसको मैं इसके कंपैरिजन में एक टाइप से कम लिख सकती हूँ, तो मैं बायनोमियल एक्सपेंशन से -1 को अंदर ले सकती हूँ। तो t1 क्या आ जाएगा 2l ओवर में c ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया हमारे पास पारगमित रेस के लिए, यानी कि जो वेव्स ट्रांसमिटेड हुई है जो किरणें उसके लिए। अब हमें क्या करना है पथांतर निकालना है, तभी तो सॉरी पथांतर निकालने के लिए मुझे टाइम में डिफरेंस चाहिए जो कि क्या आ सकता है t1 माइनस t2। पारगमन का मेरे पास आ चुका है और ये किसका हो जाएगा फिर प्रवर्तन का, क्योंकि दो ही चीजें हो रही है पारगमन और प्रवर्तन। तो अब हम देखते हैं प्रवर्तित किरणों के लिए फॉर रिफ्रैक्टिव बीम्स रेज, प्रवर्तित रिफ्लेक्टेड रेज के लिए किरणों के लिए। तो देखो यहाँ पर एक चीज यूज हो रही है, मैंने बोला था इसके लिए हम T2 लेंगे, तो T2 को निकालना है अभी। तो देखो T2 क्या है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो ये डिस्टेंस मैंने VT डैश ले ली, दूसरी क्या है ये क्या है CT डैश और ये है लेंथ L। ये टोटल जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ पर वापस आने में यही होगा T2 इतना रिफ्लेक्शन तो यहाँ तक ही हो रहा है ना। देखो रिफ्लेक्शन तो इतने पार्ट में हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ इस पार्ट में हो रहा है। तो यहाँ तक मैंने टाइम ले लिया T डैश, इधर भी क्या हो जाएगा T डैश। मैंने प्रावर्तन के लिए टाइम क्या लिया है 2T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी T2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2T डैश। मुझे T डैश की वैल्यू निकालनी है अभी। T डैश के देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी कैसे वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है राइट। तो देखो ये देखो 90 एंगल ही है, तो यहाँ पर मैं क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। अब कैसा ट्राइंगल बन रहा है देखो, इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा था। ये मैंने ली थी VT डैश, ये ले ली थी L और ये क्या लिया था CT डैश। तो मुझे T डैश निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे ट्राइंगल को नेम दे देना ABC, तो यहाँ से कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ CT डैश का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा VT डैश का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के। मुझे T डैश की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने इस ट्राइंगल पर ही पाइथागोरस लगाई है। तो यहाँ से T डैश की वैल्यू निकालकर मैं T2 निकाल सकती हूँ। तो देखो T डैश की वैल्यू क्या आएगी, C स्क्वायर T डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर T डैश का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। T डैश वाले टर्म को मैं एक साइड ले लेती हूँ, तो यहाँ पर ये जब इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी और मैं T डैश को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इंटू T डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। मुझे T डैश स्क्वायर की एक साइड लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे T डैश की वैल्यू चाहिए। ये 12 नहीं है, ये T डैश का स्क्वायर है, तो क्या आया L स्क्वायर ओवर में C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, यही बना। अब मेरे पास इक्वेशन 1 में मैंने कुछ इस तरीके की टर्म बनाई है, तो मैं इसी को भी इस तरीके की टर्म बनाती हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है T1 माइनस T2।
तो दोनों एक जैसी टर्म्स होंगी तो उनको मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इसको ऐसा बनाने के लिए टी डैश का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एल स्क्वायर। मैं वैसे ही सी स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। ये टी डैश का स्क्वायर है तो मैं इसको टी डैश ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि टी2 क्या आया था 2 इंटू टी डैश। उसको बनाने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ टी डैश बना देती हूँ। तो वो क्या आएगा, इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल ओवर में सी, इसकी हाफ हो जाएगी, इसकी रूट है, मैं इसको ऊपर की ओर भेज करके माइनस हाफ कर देती हूँ। तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर की माइनस का हाफ, डिवाइड में था इसका रूट तो मैंने ऊपर भेज के माइनस हाफ कर दिया। अब वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, वी क्या है मच लेस देन सी है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने से ये माइनस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई होने से माइनस माइनस प्लस का हाफ बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास टी डैश की वैल्यू क्या आई, एल ओवर में सी पड़ा है ब्रैकेट में 1 प्लस ये माइनस का हाफ का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस से वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 दे दो क्योंकि इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 से मैं T2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड T2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी डैश था तो क्या आया 2LC ब्रैकेट 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो टाइम डिफरेंस क्या आ जाएगा, मैंने T1 माइनस T2 किया था, उसका एक रीजन क्या था, टाइम का डिफरेंस नेगेटिव में नहीं आ सकता है। अगर आप उसको घटाओगे तो ये अगर T2 माइनस T1 करते हो तो हाफ में से ये वाली टर्म उधर देखो प्लस उधर देखो क्या था, इधर हाफ नहीं था, तो जब उसको माइनस करोगे ना तो ये माइनस में हाफ आएगा, इसीलिए मैंने T1 से T2 किया है। तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी क्या आया, T1 माइनस T2, तो मैं इनको माइनस करती हूँ। तो T1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, इक्वेशन 1 से 2L ओवर में C ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर में C स्क्वायर, और T2 की वैल्यू मेरे पास क्या आया है 2LC ब्रैकेट 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर ओवर में C स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो देखो क्या आएगा, डेल्टा टी क्या आया 2L ओवर में C मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या था 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर में C स्क्वायर, माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, ये देखो। फिर जब ये वाली टर्म को लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड 1 माइनस हाफ वी स्क्वायर ओवर में C स्क्वायर। इतना तो ये बेसिक है इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। 1 से 1 कैंसिल, वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर से हाफ वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, हाफ का वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। तो डेल्टा टी क्या आया 2L ओवर में सी डॉट हाफ वी स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या बनेगा L वी स्क्वायर ओवर में सी क्यूब। ये क्या हुआ हमारा टाइम डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर निकालूं तो वो देखो क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया कि पथांतर है डेल्टा एक्स, उसको मैं लिख सकती हूँ c इंटू डेल्टा टी। सी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस ही निकलेगी। तो इसको कोई इक्वेशन नंबर 5 दे दो। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 5 को जब यूज करेंगे तो मेरे पास डेल्टा एक्स क्या आएगा, c इंटू 2 यहाँ पर है ही नहीं, क्या वैल्यू है L वी स्क्वायर ओवर में C का क्यूब, यानी कि डेल्टा एक्स क्या आया L वी स्क्वायर ओवर में C स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। आगे हम नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालेंगे और हम इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।